तो चलिए तो हम लोग का आज का जो क्लास है वो क्या है, वो हम लोग थोड़ा जनरल साइंस को देखेंगे। ठीक है, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, पूरा 25 नंबर का ग्रुप डी में जनरल साइंस ही दे देगा, इसलिए जनरल साइंस को ही देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। बोल रहा है नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। क्या होगा इसमें से? क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। खुशबू जी आपका कोई आंसर? अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, मतलब कोई भी एक सेल है, एक सेल का मेरे को आउटर मोस्ट, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री मानी है बाहर का जो बाउंड्री है, इसका नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग थोड़ा जानते हैं कि यहाँ पे आपका क्या क्या ऑप्शन में दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था, एक दिया था साइटोप्लाज्म दिया था, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और एक दिया था न्यूक्लियर, क्या दिया था एक लास्ट वाला देख लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया था। ठीक है, एक दिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये सारा चीज़ है क्या, तब हम लोग इसका इजीली आंसर दे पाएंगे। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, हिंदी में शायद बोलते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? जब आपका ये कोई भी सेल का ये जो बाहर का जो चीज़ है, ये बाहर का ये जो कि हम लोग के सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ये झिल्ली जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। सबका जैसे हम लोग के लिए घर एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो ये एक प्रोटेक्शन के लिए होता है एक झिल्ली, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म माने हम उस दिन भी बताए थे, इसका मतलब क्या होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, साइटो मतलब क्या होता है बोले थे, बताइए साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब होता है सेल, हाँ, साइटो मतलब सेल। और प्लाज्मा मतलब क्या होता है? जैसे कि ये एक सेल है और ये बीच में न्यूक्लियस है, माने केंद्रक है, और यहाँ पर बाकी बहुत सारे चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, राइबोसोम देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, वैक्यूल देखने को, बहुत सारा चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो बाकी सारा चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलता है, गोल्गी बॉडीज़ भी देखने को मिलता है, और बाकी का जो जगह इसमें खाली रहता है, बाकी का जो जगह इसमें खाली रहता है, उस जगह को हम लोग, वो जगह किससे भरा हुआ रहता है? प्लाज्मा से। मतलब एक तरीके का ऐसा माने तरल पदार्थ रहता है, कि ऐसा लिक्विड रहता है जो कि थोड़ा पानी से मोटा होता है, ठीक है, उस तरीके का उस जैसा एक लिक्विड से ये पूरा सेल क्या रहता है? भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? प्लाज्मा। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है थोड़ा ये टाइप का, वो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे को समझ में आ गया, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब इस प्लाज्मा को भी जो प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर में जो प्रोटेक्शन है, वो मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मा को भी यही वाला प्रोटेक्ट कर रहा है। प्लाज्मा को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? यही वाला चीज़ प्रोटेक्ट कर रहा है, और सेल को भी तो यही वाला चीज़ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दोनों का अगर हम एक ही कहें तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जिस तरह इस बड़े वाले सेल में जिस तरह ऊपर में एक प्रोटेक्शन का परत होता है, उसी तरह इस न्यूक्लियस में भी, इस न्यूक्लियस में भी क्या होता है? एक क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दोनों के बारे में हमको समझ में आ गया कि किसको क्या कहते हैं। अब हमको बोला है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, तो आप बताइए क्या होगा आंसर? आउटर मोस्ट बाउंड्री के बारे में बोला है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देख लीजिए। हाँ बोल। अच्छा, 1 नंबर जो है, 1 नंबर हमको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा लास्ट में रखेंगे। एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसीलिए हम इसको थोड़ा बाद में रखें हैं। जो चीज़ दोनों जल्दी समझ पाए अभी उसको हम पहले रखें, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपको लगता है कि हिंदी में इसको चाहिए तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। इसका जो आंसर क्या बोल रहा है? लाफिंग गैस यूज्ड बाय डॉक्टर एज ए एनेस्थेसिया इज नाइट्रस ऑक्साइड बोल रहा है। खुशबू जी आपका कोई आंसर? मेरा कोई आंसर नहीं है। अच्छा, तो इसको जो लाफिंग गैस जो बोला जाता है, लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस, ये वाला सुने ही होंगे बहुत है, मैंने ऐसा बोलते हैं ना, लाफिंग गैस को देखिए, वो मूवी में भी देता रहता है, आपका हाउसफुल मूवी में वो लाफिंग गैस को
ये निकाल दिया था सिलेंडर से, छोड़ दिया था, तो सब हंसना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक होता है लाफिंग गैस। ऐसा बोला जाता है ये गैस अगर आपके नाक में अगर जाए तो आप लोग को क्या होगा, मतलब आप लोग हंसना शुरू कर दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। तो ये बना किससे होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आदमी ये वाला गैस नाक में जाता है हंसना शुरू कर देता है। एक्चुअली नाक में जब जाता है ना तो एक हल्का टाइप का, एक गुदगुदी टाइप का लगता है, तो इसीलिए इसका नाम लाफिंग गैस है। ये होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है N2O। N2O का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अच्छे भाषा में नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या हुआ था, इसको कौन डिस्कवर किया था, नाइट्रस ऑक्साइड को डिस्कवर किया था 1793 में। 1793 में एक बंदा था जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली बोल के एक बंदा था जो इसका खोज किया था। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं कुछ और डिटेल दूं, ये नॉन फ्लेमेबल होता है। क्या होता है, नॉन फ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल मतलब क्या होता है, मतलब ये कभी जलता नहीं है। ठीक है, ये माने अगर सोचिए कहीं आग वाग लग गया तो ये आग जलाने में कोई सहायता नहीं करता, ये नॉन फ्लेमेबल होता है। ठीक है, और एक इसके बारे में क्या दूं, ये क्या होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। जल में ये क्या होता है, घुलनशील होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कुछ कुछ चीज़ आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब मैं जबकि नाइट्रोजन का बात आ ही गया है, ठीक है, नाइट्रोजन का बात आ ही गया है, तो मैं अब पूछना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन का एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। एक डेली टाइप का होता है ना ब्लू कलर का, जिसको जलाने पे वो भी नहीं जलता है, उससे क्या कौन वाला डेली टाइप का होता है, जिससे मतलब ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू से खाना वाना गर्म करते हैं, जलाने पे यहाँ से सुखा किया जाता है। अच्छा, तो देखना पड़ेगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। हमको नहीं याद। ठीक है, बाद में। ठीक है, कोई बात नहीं, और हम देख लेंगे उसको बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे जब नाइट्रोजन की बात हो रही है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी को पता है? N2 मैं एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर एक चीज़ होता है, मैं बताता हूँ। हाँ, एटॉमिक नंबर होता है 7। ये N2, देखिए ये जो N2 ये सब जो बोलते हैं ये कुछ और चीज़ है। एटॉमिक नंबर एक नंबर के रूप में उसको दिखाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ये ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, नाइट्रोजन का कितना है। यहाँ पे ऑक्सीजन की अभी बात होता है, ऑक्सीजन का कितना है, 8 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का इतना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, अच्छा, कोई मेरे को बता पाएगा कि हम लोग के अर्थ पे नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है? 78। हाँ, हम लोग के अर्थ पे 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। ठीक है, अर्थ पे 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ है जो कि याद रहना चाहिए एक बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो गया आपका ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट? यही है ना, चलना। जिप्सम का मतलब पता है क्या होता है? क्या मुझको ये इस बात के बारे में पता है, जिप्सम है क्या? नहीं। हाँ बोलो उत्तम, क्या हुआ? तो इसमें क्या है, इसमें कोई आंसर किसी को देना है अभी या फिर एक्सप्लेनेशन पे जाए? ऑप्शन सी में क्या साइन करते हैं? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, तब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जिप्सम के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वेश्चन मेरे को पूछा है जिप्सम को सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है। ठीक है, वो तो बात की बात है, पहले मैं जान लेता हूँ कि जिप्सम क्या है, उसको पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जिप्सम जो होता है वो आपका सी बेड्स में पाया जाता है। सी बेड मतलब क्या, आपका ये समुद्र में पाया जाता है आपका क्या, जिप्सम। ठीक है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम सल्फेट। हाँ, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये सारा मतलब कॉपी में नोट करके लिखिएगा कि वो अलग से भी क्वेश्चन दे देगा आपको जिप्सम के ऊपर कि जिप्सम किसका बना होता है। कैल्शियम सल्फेट और वाटर के मिश्रण का बना होता है जिप्सम। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है जिप्सम का, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का, CaSO4
2H2O। ठीक है, तो दोनों चीज़ को पहले ध्यान में रखिएगा। केमिकल फॉर्मूला बता दिए, किसका किसका बना होता है बता दिए। ये देखिए कैल्शियम सल्फेट और वाटर का। ठीक है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसका फंक्शन ये होता है, ये क्या करता है, जो आपका ये जब हम लोग इसको सीमेंट में मिक्स करते हैं, ये क्या कर देता है, ये कंट्रोल करता है या फिर कंट्रोल करता है और स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन किसको स्लो डाउन कर देता है, कंट्रोल करता है या फिर स्लो डाउन कर देता है किसको, आपका इसको सीमेंट के मतलब सेटिंग डाउन, माने इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए, बोला है टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये जो सीमेंट जो है, सीमेंट जब अगर नॉर्मल ये पे बालू सीमेंट को अगर नॉर्मल वाटर में अगर हम ये करके अगर लगाने लगे तो क्या होता है, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। माने सेट होना मतलब बहुत जल्दी सेट होना है, लेकिन सही नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, पानी जो होता है, पानी इसको जल्दी छोड़ देता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ सीमेंट में बालू और पानी ये सब मिक्स करके लगाएं तो ये पानी क्या होता है, पानी इसको जल्दी छोड़ देता है, इस सीमेंट बालू ये सब को। अगर हम उसमें जिप्सम को ऐड कर देना तो वो उस पानी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है उसको अपने साथ, जल्दी उसको सेटल डाउन नहीं होने देता। ठीक है, समझ में आ रही है वाला बात कि इसको और अच्छे से समझाना होगा। समझ गया ना। समझ आता है। हाँ, तो हम जब सीमेंट में बालू पानी सब मिला के करते हैं तो पानी क्या होता है, फट से छोड़ देता है, तो ये सीमेंट क्या होता है, अच्छे से पकड़ नहीं पाता। तो अगर हम उसमें जिप्सम को ऐड कर दें तो पानी का जो छोड़ने का ये है वो जल्दी नहीं छोड़ता है, उसमें पानी थोड़ा उसको हाइड्रेट करके रखता है। ठीक है, हाइड्रेट करके रखता है, माने उसके अंदर पानी को संभाले रखता है, जिसके वजह से क्या होता है, सीमेंट का जो पानी छोड़ने का ये है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, जिससे और अच्छे से बैठता है। तो इसलिए जिप्सम को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका कुछ यूज हम लोग जान लेते हैं। किसी भी यूज में आपका यहाँ पे यूजेस भी दे देगा जिप्सम का हम केमिकल फॉर्मूला बता दिए, जिप्सम का एक यूज तो बता दिए। अब कुछ यूज को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो एक यूज होता है कि ये इट इज़ यूज्ड एज ए फिलर इन पेपर। ठीक है, ये वाला लिख के रखिएगा। क्या होता है, फिलर इन पेपर, कागज में फिलर के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, प्लास्टर ऑफ अरे भाई, एक तरीके से बोला जाए तो कभी कागज बनाना देखा है, कागज बनाना, कागज, हाँ कागज में देख, कागज, हाँ इसके लिए बहुत अंदर का चीज़ है, अभी के लिए ना। जब कागज़ हम लोग बनाते हैं ना, उसमें भी हम लोग देखना, कभी अगर देखा होगा या फिर यूट्यूब में मार के देख लेना कि कागज़ बनाने का क्या प्रोसेस है। वो आपका बम्बू होता है, बम्बू का उसके पल्प को निकाला जाता है, मतलब उसके अंदर का रस, ये एक तरीका पल्प बोले थे, जैसे आम का रस या वो ये को निकाला जाता है, उसी तरह बम्बू का भी वो पल्प को निकाला जाता है। उसको फिर ये करके पानी में डाल के सुखाया जाता है, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस होला बाद में। अभी के लिए इतना समझ के रखो कि इसका कैसे कैसे यूज होता है, इसको डायरेक्टली याद करके रखो। अगर ये कभी आएगा बीच में, हम लोग ये करेंगे, हम लोग इसको भी जान लेंगे। ठीक है, और ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वाल बोर्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड मेकिंग ऑफ वाल बोर्ड। ये डायरेक्ट लिख के रखो अभी के लिए, जब फिर इसमें डिटेल में बात करेंगे तो हम लोग जानेंगे मेकिंग ऑफ वाल बोर्ड। ठीक है, मेकिंग ऑफ वाल बोर्ड, ये दो चीज़ को याद करके रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्यूलर प्रोसेस। हाँ बोलो, थोड़ा सा ये क्या क्या क्या, ये वाले मुद्दे में कुछ पूछना था। अच्छा एक सेकंड, बोलो भाई क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी तो मतलब सर उसका फॉर्मूला ऑफ द सीए तो कोई हां एक थोड़ा सा डिटेल क्या है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सभी का फॉर्मूला होता है ना, सीए तो कोई हां एक वो, हाँ उसका भी होता है।
हाँ तो उसमें और जिप्सम में मतलब डिफरेंस क्या है? देख, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, कैसे बनाया जाता है पता है? जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। जिप्सम मतलब क्या होता है, देख इसमें देखो, ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है, और ये हो गया जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही होता है, ठीक है, यही होता है। अब क्या होता है, दोनों का ये है, इसको अब इसमें से तो पानी का मात्रा ज़्यादा है, तो पानी का मात्रा को हमको निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हीट देते हैं, ठीक है। हीट देके इसमें से पानी के मात्रा को क्या कर देता है? निकाल देते हैं, ठीक है। हीट देके इसमें से पानी के मात्रा को निकाल देते हैं, और क्या होता है, उसके बाद ये जब पानी का मात्रा को निकाल देते हैं तो हमको जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है ना, तो एक पाउडर फॉर्म में मिलता है, एक पाउडर फॉर्म में हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कुछ यूज़ है, ठीक है। जैसे कि मेडिकल में हम लोग यूज करते हैं, मेडिकल में, ठीक है। किसी का अगर सोचो कि हाथ वाथ टूट जाता है, तो देखते हो ना, एक पहनाता है वो लोग, ठीक है, तो वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में तो इस तरीके से बनता है। ये दोनों में अंतर यही है कि वैसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या होता है, पानी का मात्रा कम होता है, इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है। मोटा मोटी दोनों का ही सेम यूज है, मोटा मोटी, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होता है, ये भी कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये वाला चीज़। चलो ये वाला बता दो। बोल रहा है एनर्जी करेंसी के हिसाब से हम लोग किसको यूज करते हैं? Which of the following is known as energy currency in the cellular process? तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एटीपी का फुल फॉर्म हम कल भी बताए थे। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और एक बात बता दूं, ठीक है, ये जो एटीपी जो क्या होता है, ये एनर्जी करेंसी है, ठीक है। अब इसमें से एनर्जी निकालता कौन है पता है? एटीपी से एनर्जी निकालता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, इसके अंदर ही, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो एटीपी है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और हम कल ही बोले थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का और एक नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर जो क्या है, एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही बनवाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया 80। हाँ, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई बता पाएगा ये क्या होगा? हाँ चलिए थोड़ा टाइम लेंगे। खुशबू जी वाला आप बता पाएंगे? नहीं भैया, हमको नहीं आता ये सब। अच्छा बता देता, ये इसमें दे देता। हाँ नहीं, अब बता देते हैं, सुनो। अब हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। हमको बोला है, सुनो क्वेश्चन क्या बोला है, पहले हम लोग सही से जान लेते हैं। बोला है कि
दो रेजिस्टर है, रेजिस्टर क्या है वो भी सब बता देंगे, एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे ताकि और कुछ आगे के लिए ना हो। बोल रहे हैं दो रेजिस्टर, ठीक है, एक एक रेजिस्टर 20-20 ओम का है, ठीक है। आप बोलेंगे भाई हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होता है रेजिस्टर, क्या होता है ओम, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और बोला है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है 40 वोल्ट, तो बताओ इसमें कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको जानने का कोशिश करते हैं कि ये सारा बात बोल क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको जानते हैं। बोल रहा है रेजिस्टर, पहले तो हम जानते हैं कि रेजिस्टर का मतलब क्या होता है भाई, ये है क्या, ये चीज़ है क्या, ठीक है। रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उत्तम, इसको प्रतिरोधक। मतलब नाम से ही सुनने को आ रहा है कि कोई भी चीज को प्रतिरोध करना, माने रेजिस्ट करना माने वो भी प्रतिरोध करना होता है। तो ये किसको प्रतिरोध करता है, जैसा कि मैंने बोला था हम लोग का जो वायर होता है, वायर के अंदर से क्या जाता है, करंट फ्लो करता है, करंट जाता है वायर के अंदर से। हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि दुनिया का ये नेचर है, ठीक है, ये पूरे माने ये दुनिया का क्या बोले प्रकृति का एक नेचर होता है, जब भी आप आगे बढ़ना चाहो तो आपको कोई रोकने वाला भी रहता है, ठीक है। ये सबके ये प्रकृति का ही नेचर है, ठीक है। तो जब भी आप आगे बढ़ना चाहो तो आपको हमेशा कोई ना कोई रोकने वाला रहता है। तो एक वायर में भी जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये मत सोचिए कि वो आराम से फ्लो कर रहा है, उसको भी रोकने वाला कोई आदमी है, तो उसको भी माने बाधा डालता है ये, ठीक है, करंट को सही से फ्लो करने में बाधा डालता है। तो उसको रोकने के लिए जो करंट के फ्लो को जो रोकने का कोशिश करता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं रेजिस्टर। इसका एक सिंबल होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टर को कैसे दिखाइएगा भैया, ठीक है, रेजिस्टर को हम लोग एक सिंबल से दिखाते हैं, वो होता है ऐसे करके दिखाते हैं। अगर मैं ये वाला ड्रॉ कर दूं, कहीं पर भी लिख दूं, तो इसका मतलब समझ जाना मैं ये क्या ड्रॉ किया हूँ, रेजिस्टर, ठीक है। या फिर इसको और एक क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टर ही रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आपका घर में कोई आदमी ही आपके लिए बाधा क्रिएट करता है, उसी तरह रेजिस्टर ही रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हो गया प्रतिरोधक। इतना अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है हमको समझ में आ गया भैया, ठीक है। अब क्या होता है कि जिंदगी में ना रेजिस्टेंस का रहना भी बहुत ज़रूरी है। करंट में भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस का रहना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, आप बोलोगे भैया क्यों ज़रूरी है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए बीच बीच में बम्पर देता है कि नहीं, बम्पर देता है, बम्पर देते होंगे। तो हम पूछेंगे वो बम्पर देना सही है कि गलत है, वो बम्पर सही है। क्यों सही है, सही है क्योंकि सोचो भाई एक आदमी बहुत तेज से चल के आ रहा है, ठीक है, अगर हम बम्पर ना दे और आगे कोई बच्चा खेल रहा हो, कुछ कर रहा हो, या फिर उसका गाड़ी स्लिप कर गया, कुछ भी हो गया, तो भाई वो तो एक ही तेजी में जाके वो एक्सीडेंट कर देगा, ठीक है। इसीलिए बीच में बम्पर का होना जरूरी है। उसी तरह करंट ऐसे में फ्लो कर रहा है तो उसको भी एक बम्पर का होना जरूरी है। ये एक तरीके का बम्पर है, इसीलिए देखो इसका सिंबल भी बम्पर जैसा है, ठीक है। ऐसा करना क्यों जरूरी है, सोचो कि तुमको कहीं पर बहुत ज़्यादा, हर जगह तो मेरे को ज़्यादा करंट लगता नहीं है, ठीक है, कहीं पर मेरे को कम करंट भी लगता है। तो कम करंट लगने के लिए हम कैसे अब बार बार क्या जाके एकदम जहाँ से करंट आ रहा है वहाँ पे क्या करंट कमा दे या बढ़ा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो जितना दे रहा है उतना तो देते ही जाएगा। मैं क्या करता हूँ, अपने सुविधा के अनुसार मेरे को जितना जैसा करंट लगेगा मैं उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ। देखना कभी कहीं पर बम्पर छोटा वाला बम्पर होता है, कहीं पर हमको बड़ा वाला बम्पर लगता है। जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं भाई इस गाड़ी को एकदम स्लो करवा देना तो बड़ा बम्पर लो, जहाँ पे लगता है कि भाई गाड़ी ठीक है मीडियम स्पीड में भी चले तो हो जाएगा तो छोटा बम्पर लो। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को हम लोग अपने सुविधा के अनुसार क्या करते हैं कि इसको अपनी सुविधा के अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा या छोटा इसको हम लोग कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि नहीं ज़्यादा करंट का जरूरत है तो मैं थोड़ा कम रेजिस्टेंस दूंगा, जहाँ पे लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को यहाँ पे कम करंट का जरूरत है मैं वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग किस में दर्शाते हैं? रेजिस्टेंस को हम लोग किस में दर्शाते हैं? इसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओम। उसको क्या बोलते हैं? ओम। ओम क्यों बोलते हैं? एक साइंटिस्ट था, ओम बोल के वही बोला था कि भाई ऐसा करके वही इसका खोज किया था। तो उसी के नाम पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसी के ये करने के लिए क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। उसी के नाम पे पड़ा है ओम। तो रेजिस्टेंस को हम क्या, इकाई जो होता है वो होता है ओम, ठीक है। जैसे 10 ओम, 20 ओम, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रिक में हम लोग जब पढ़ते हैं, उतना डीप में तो आपको समझाना हम नहीं अभी समझाना नहीं चाहते, वो बहुत डीप हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझ के रखिए, रेजिस्टेंस देखने में कैसा होता है आपको पता है? एक बार दिखा देंगे तो आप लोग को अच्छे से मतलब ये आ जाएगा। रजिस्टर तो आप लोग देखे ही होंगे, छोटा छोटा ये पे रहता है रजिस्टर सारा, ठीक है। देखिए, इसको कभी देखे हैं? ऐसा ये देखिए, ऐसा चीज़ों को देखें कभी? देखें आप लोग? देखे हैं। हाँ, ये देखिए, ये इसी को बोलते हैं रजिस्टर। यही सब होता है रेजिस्टेंस। ये ना आपका क्या होता है ना, जो हम लोग इसको ऐसे करके हैं, हम लोग इसको ना कनेक्ट करते हैं, वायर में कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। हमको जितना मेरे मर्जी के एक रेजिस्टेंस का एक वैल्यू होता है। हो सकता है कोई 10 ओम का हुआ, कोई 20 ओम का हुआ, जैसे चावल दाल खरीदना कोई 10 kg 20 kg ऐसा होता है। ऐसे ही एक रेजिस्टर का एक वैल्यू होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार, हमको जहाँ पे 10 रेजिस्टेंस इतना सा लगेगा तो हम उतना लगाते हैं, कहीं हमको ज़्यादा लगाने का जरूरत हुआ तो ज़्यादा लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। अब क्या हुआ, अपने सुविधा के अनुसार इसको कनेक्ट किया जाता है। कनेक्शन भी कैसा होता है? कनेक्शन 2 प्रकार का होता है। किस तरीके से? एक तो होता है साइड बाई साइड कनेक्शन, मतलब जिसको हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कैसा होता है? जब हम ये वाला चीज़ को लेकर, इसमें से आप 2 ठो उठाइएगा, ठीक है, 2 ठो हुआ, 3 ठो हुआ, आपका जितना मर्जी, ठीक है, आपको जितना लगाना है वो अपने अनुसार है। आप उसको, हम अभी 2 ही लेके चलते हैं। सोचिए कि 2 रजिस्टर को उठाएं, 2 रजिस्टर को उठा के मैंने कैसा कनेक्ट कर दिया, ऐसे पास में, जैसे हाथ दोनों पकड़ा हुआ है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट अगर मैं कर दूँ, इसमें 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, जो भी हो, हाथ को इस तरह पकड़ के जो साइड बाई साइड खड़ा रहता है, इसको कैसा कनेक्शन बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और एक टाइप का कनेक्शन होता है जो कि भाई पास में हाथ पकड़ के खड़ा नहीं होता है, एक के ऊपर एक ऐसे खड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। ये कैसे होता है? लो भाई, एक ऐसा रहा, मैंने और एक को लिया, उसके नीचे रख दिया, मैंने और एक को लिया, उसके नीचे रख दिया, ठीक है। और इन तीनों को एक ये से जोड़ दिया, एक वायर से जोड़ दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया सीरीज कनेक्शन कैसा होता है और पैरेलल कनेक्शन कैसा देखने में होता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें लेकिन अब क्या होता है कि जब सोचिए हमको कोई वायर दिए, वायर में हम क्या किए, सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिए 3 रजिस्टर को। एक का वैल्यू था 10, एक का वैल्यू था 20 ओम, एक का वैल्यू था 30 ओम, ठीक है। अब हम आपसे अगर पूछे तो भाई हमको बताओ, मैंने 3 को सीरीज में कनेक्ट किया है, मेरे को बताओ टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा उसमें। तो आप मेरे को क्या बोलोगे? भैया कुछ भी बात नहीं, अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो तीनों को क्या करो, सिंपली जोड़ दो टोटल। अब पूछे कि बताओ भाई, हम 10, 20 और 30 3 टाइप का ये को कनेक्ट किए सीरीज में, तो बताओ खुशबू जी मेरा कितना होगा, मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे भैया कुछ भी नहीं है, तीनों को एक साथ में जोड़ दीजिए, जो आएगा या कहा गया 60, तो 60 ओम क्या हो गया, इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। समझ में आया यहाँ पे? अब मैं बोला कि उत्तम, अब मैं सीरीज में नहीं, मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 10, 20 और 30। अब मेरे को बताओ यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे भैया अब तीनों को ऐसे जोड़ देने से नहीं होगा, इसका जोड़ने का कोई और तरीका। इसको हमको कैसे जोड़ना होगा? 1/10, 1/20 और 1/30। समझ में आया? जब सीरीज में होगा तो कैसे जोड़ा जाता है और पैरेलल में होगा तो कैसे जोड़ा जाता है? समझ में आ गया इतना? हाँ, अब इसको जोड़ के मेरा जितना आएगा, इसको जोड़ के मेरा जितना भी आएगा, ठीक है, तो 11/60 आ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ के उत्तम निकाला है, बोल रहा है कि भैया मेरा 11/60 आ रहा है। ये मत अब गलती से बोल दीजिए कि ये 11/60 आएगा आंसर। नहीं, आंसर कितना हो जाएगा? उलट जाएगा, मतलब
60/11। मतलब आप जब इसको जोड़िएगा तब आपका तो जोड़ के इन तीनों को इतना आएगा, लेकिन जब आपको आंसर बोलेंगे, जब उसको आंसर देना होगा, तब आप उसको क्या उलाट के बोलिएगा कि बोलिएगा 60/11। ठीक है, बोलिएगा भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, अभी बताता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग रेजिस्टेंस को अभी दिखाने के लिए क्या होता है, इसको R बोल के दिखाते हैं, R1 + R2 + R3। ठीक है, मतलब R1 का वैल्यू ही 10 है, R2 का वैल्यू ही 20 है, R3 का वैल्यू ही 30 है। हमको पूछ लिया भाई टोटल R का वैल्यू बताओ, R माने R मतलब टोटल, ये जो मेरा 60 निकल के आया वो टोटल है R। तो आप बोलेंगे R का मतलब क्या होता है भैया, R1 + R2 + R3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो भैया मेरा R का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं बोला कि R1 का वैल्यू 10 है, R2 का वैल्यू 20 है, R3 का वैल्यू 30 है। तो आप बोलिए ऐसे हो गया, तो यही R का वैल्यू 60 आ गया। अभी पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मैंने कैसे कहा, पैरेलल में ऐसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में ऐसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है बता देता हूँ। पैरेलल में अब ये तो मैं ये जो रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ, इसको भी R1 पकड़ लीजिए, इसको भी R2 पकड़ लीजिए, इसको भी R3 पकड़ लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ कैसे रहा हूँ, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे ही तो जोड़ रहा हूँ, हाँ कि ना, ऐसे ही तो जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 1/10 R1 का वैल्यू 10 है, तो 1/10, 1/20, 1/30। तो ये जो मेरे को आंसर भी देगा वो किसका आंसर देगा पता है, वो ये मेरे को आंसर भी देगा तो 1/R का ही आंसर देगा। समझ में आया, जिस तरह ये नॉर्मल ऐसे R का वैल्यू दे रहा है, ये आंसर भी मुझको देता है तो 1/R का ही आंसर देता है। तो मेरे को जब 1/10, 1/20, 1/30 को ये किए तो मेरे को उत्तम बोला कि इसका भैया कितना आया, 11/60 आया। तो 11/60 आया वो किसका वैल्यू था, 1/R का, मतलब 1/R का वैल्यू 11/60 था। हमको आंसर बताना 1/R पे नहीं होता, हमको आंसर लेकिन हमेशा R का बताना होता है। तो आंसर जब हमको R का बताना होता है तो मैंने भी क्या कर दिया, इस चीज को उल्टा दिया, मतलब अगर ये 1/R है तो मैंने R/1 कर दिया, तो R/1 कर दिया तो ये भी उलट जाएगा, ये जिस तरह इस तरीके से उलट गया तो ये भी उलट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 60/11। मतलब मेरे को कहने का मतलब है मेरे को आंसर लेकिन हमेशा R का ही चाहिए, और ये वाला आपने जो निकाला है वो 1/R का वैल्यू निकाला है, तो वो बोल रहा है भाई मेरे को 1/R का वैल्यू मत बताओ, मेरे को R का वैल्यू बताओ। तो आप बोलेंगे ठीक है भाई ले लो, मेरा 1/R निकला, मैं उसको उलाट के बता देता हूँ 60/11। समझ में आया अंदर का क्यों इस तरह उलाट के बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ गए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, ये 40 वोल्ट को ये वाला इग्नोर कीजिए, इग्नोर इसलिए कीजिए क्योंकि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए हमको तो वोल्टेज का जरूरत पड़ता ही है, लगाते नहीं है, बैटरी लगाता है कोई, ये लगाता है, तो इस 40 वोल्ट का भी इग्नोर कीजिए। वो मेरे को बोला है भाई मैंने 2 रेजिस्टेंस लगाया है 20 ओम का, मतलब 20 का ही 2 ठो लगाया है। बोला है उन दोनों को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब मेरे को बताओ क्या रेजिस्टेंस आएगा, अब हमको फटाफट से करके बताइए कितना आएगा। अब मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, वेरी गुड। अब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 10, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है मेरा 20 करके, उसको मेरे को पैरेलल में बोला है तो भाई ले लो 1/20/1/20, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2/20, मतलब हाँ। अरे भाई देखो वोल्टेज के बिना तो तुम्हारा सर्किट में करंट ही नहीं आएगा। मतलब वो तुमको ऐसे बोल दिया है कि मैंने 40 वोल्ट का एक ये लगाया था। ठीक है, अरे भाई लगाना तो आपको पड़ेगा ही, अरे वोल्टेज लगाओगे नहीं तो करंट आएगा कहाँ से। वोल्टेज मतलब क्या होता है, वोल्टेज माने कि आप इसको बैटरी भी पकड़ सकते हो। ठीक है, आप इसको बैटरी भी पकड़ सकते हो, या फिर जो एकदम हम लोग का ये पे आता है डायरेक्ट कनेक्शन आता है घर से, उसको भी पकड़ सकते हो। ठीक है, वो तो एक सोर्स है, इसके बिना कभी भी आपका करंट आएगा ही नहीं आपके घर में या फिर आपके सर्किट में। तो ये तो लगाना मेरे को जरूरी ही है, इसमें मेरे को ये नहीं करना है। मेरे को ध्यान किस में देना है कि भाई वो मेरे को पूछ रहा है अगर हम 20 का लगा दें तो मेरा रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस मेरा इतना होगा। ठीक है, इसको मेरे को ये नहीं लगाएंगे तो भाई करंट ही नहीं आएगा, तो इसको तो वो आपको थोड़ा ये करने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये वाला आया मेरा 1/10 मतलब 1/R का वैल्यू मिला है। हम क्या बोले, इसको उलाट देना है तो R का वैल्यू हो जाएगा 10। अच्छा, यही वाला अगर आपको बोलता सीरीज में कनेक्ट किया है तो कितना आंसर आता है, 40 आ जाता है। बस दोनों को जोड़ दो। ठीक है, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो अब छूटेगा हम लोग से। कुछ था इसमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान था।
बस यही जानने का ही देर था और कुछ भी नहीं था। तो चलिए 10 आ गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। एक्सीलरेशन। क्या होगा? एक्सीलरेशन बोल दिया उत्तम बाबू ने, बहुत अच्छा। अच्छा इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है क्या खुशबू जी? नहीं नहीं रहने दीजिए। अच्छा, मास का मतलब पता है, वेलोसिटी का मतलब पता है, तो हमको बताइए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? चलिए तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पे जाए। ठीक है चलते हैं। आंसर देना है किसी को या फिर एक्सप्लेनेशन पे जाए? ठीक है तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। हमको पूछा है प्रोडक्ट ऑफ माने, प्रोडक्ट माने क्या? प्रोडक्ट करना माने क्या होता है? इनटू करना। बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, हमको बोल रहा है प्रोडक्ट मतलब होता है, आपसे जान के रखिएगा, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना। तो किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? बोल रहा है कि मास को और वेलोसिटी को, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो बताइए भाई मेरा क्या आंसर आएगा, क्या देता है वो मेरे को। तो हमेशा बात याद रखिएगा, मास इंटू वेलोसिटी ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला किसका है? ये है मोमेंटम का। किसका? मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये वाला एकदम मुंह में याद रहना चाहिए, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। हमको बोलिएगा भैया मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब किसी को पता है? मोमेंटम का मतलब किसी को पता है? शायद हिंदी में करेंगे तो किसी को कुछ संवेग। हाँ ये तो हाँ, संवेग मतलब ही पता है कुछ। मोमेंटम क्या? मूवमेंट करता था। हाँ तो मूवमेंट करना तो ऐसे भी चलना फिरना को, तो मोमेंटम का मतलब समान वेग, समान वेग। एट द टाइम देखिए क्या होता है, मैं इजी समझाता हूँ। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? सोचिए आप अभी दौड़ रहे हैं। ऐसा हुआ है कि दौड़ते दौड़ते आपको एक जगह पे रुकना था, लेकिन क्या होता है कि उस पर सोचिए आप बहुत दूर से दौड़ के आ रहे हैं, ये वाला आपका फिनिशिंग पॉइंट है। आप क्या ठीक फिनिशिंग पॉइंट में ही जाके स्टॉप हो जाते हो, या फिर इसके बाद भी आपका कदम कुछ दूर तक चलता रहता है? चलता है। आप भले छोड़ दिए, आप दौड़ना भले ही छोड़ दिए कि बोले कि अब हम नहीं दौड़ेंगे, छोड़ दिए, आप फिनिशिंग पॉइंट पे आ गए, लेकिन खुद ब खुद आप मतलब आपका क्या फट से आप क्या स्टॉप तो नहीं होते हो, आप कुछ दूर जाके होते हो। ठीक है, फैन में भी देखिए, फैन आप जब चलाते हो, आप फट से अभी स्विच ऑफ कर दो, आपका क्या स्विच ऑफ करते ही फैन स्टॉप हो जाता है? नहीं, फैन अपने आप में भी कुछ देर घूमता रहता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये होता क्यों है? ये होता ही क्यों है? ये होता है आपका ये आपका होता है मोमेंटम। यही होता है मोमेंटम। मतलब क्या होता है, आपका अपना कुछ मास है कि नहीं? मास माने तो हम उसी दिन बोले मास और वेट में क्या अंतर होता है भाई। तो आपका बॉडी का कुछ मास है, वो मास को लेकर आप जब दौड़ रहे हो या फैन घूर रहा है तो एक वेलोसिटी में, एक वेग में आप जब दौड़ते भी हो तो एक वेग में दौड़ते हो कि नहीं? आपका तो कुछ तो एक वेग रहता है। तो आपका मास भी है और आपका वेग भी है। तो जब आप अपना कुछ मास लेकर अपने अंदर कुछ वेग डालते हो, मतलब स्पीड डालते हो, तब वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोमेंटम में। मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक दौड़ रहे होते हो तब तक आपके अंदर वेलोसिटी है, लेकिन जब आपने दौड़ना छोड़ दिया, जब आपको लग रहा है कि अब मेरा फिनिशिंग पॉइंट आ गया, मैं यहाँ से दौड़ना छोड़ दे रहा हूँ, अपना ऊपर एफर्ट डालना कम कर दिया, लेकिन ये जो आप लोग कुछ देर के लिए अपने आप में 2-4 स्टेप और भी आगे बढ़ते हो, ये होता है आपका, ये करते करते ये अब वेलोसिटी में जाते जाते कुछ मास को लेकर आपके अंदर मोमेंटम तैयार हो जाता है। आपके अंदर क्या तैयार हो जाता है? मोमेंटम तैयार हो जाता है, जिस मोमेंटम के लिए आप लोग क्या होते हो, ये वाला चीज़ आता है। समझ में आया ये वाला चीज़ या फिर और डिटेल में समझाना है? समझ गए? ठीक है, तो यही वाला होता है मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पे हमको तो ये पता चल गया कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम को कैसे जनरेट किया जाता है भाई? खड़े खड़े कोई मोमेंटम को जनरेट नहीं कर सकता। मोमेंटम जनरेट करने के लिए क्या क्या किस किस चीज़ों की जरूरत होती है? ऑब्वियसली आप दौड़ते फिरते हो तभी तो मोमेंटम जनरेट होता है, या फिर फैन चलाते हो तो उसके अंदर स्पीड होता है तभी तो मोमेंटम जनरेट। तो मोमेंटम जनरेट करने के लिए मेरे को वेलोसिटी की जरूरत होती है, और साथ ही साथ उसके अंदर एक भार भी होना चाहिए।
भार भी होना चाहिए, बिना भार का तो फिर वो जाएगा नहीं। आप दौड़ के जाते क्यों? क्योंकि आपका जो भार है उस भार को भी संभालना रहता है, इसीलिए भार भी होना चाहिए और वेलोसिटी, दोनों की जरूरत पड़ती है मोमेंटम में। तो दोनों की जरूरत, तो ये हो गया मोमेंटम। अच्छा, एक्सेलरेशन मतलब पता है, एक्सेलरेशन भी बोले थे, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज? समय के साथ वेग जो बदलता है। हाँ, वेरी गुड। तो समय के साथ जो सोचिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन हम क्या है कि आराम, कभी कभी हम आराम से जा रहे हैं कुछ दूरी, फिर कुछ दूरी को हम तय किए भाई जल्दी जल्दी स्कूल आ रहा है, जल्दी साइकिल चला, तो कुछ जल्दी से जा, फिर स्कूल के पास थोड़ा आ गया तो बोले कि अब तो आ ही गया स्कूल, अब फिर से स्लो कर दो। तो समय के साथ साथ आप जो अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो, कमा रहे हो, चेंज कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। अच्छा, इसका मतलब पता है इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का मतलब क्या होता है पता है? इम्पल्स का एक, नहीं। हाँ, इम्पल्स का मतलब होता है, मतलब जो मोमेंटम में हम जब चेंज करते हैं, किसके वजह से? सोचो 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 कि तुम ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो। अच्छा, इसका क्या होता है कि सोचो कि तुम ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, ठीक है, दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, मोमेंटम का मतलब तो हमको समझ में आ गया। अब हम जैसा कि बोले तुम दो चार स्टेप और आगे बढ़ोगे, तुम्हारे अंदर मोमेंटम है तो तुम दो चार स्टेप और आगे बढ़ोगे अपने आप से। लेकिन मैंने क्या किया, ये दो ही स्टेप में तुमको रोक दिया, फट से जाके रोक दिया अपना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, तुमको पकड़ लिया, ठीक है, तुमको जाके ऐसे पकड़ लिया, मतलब तुम्हारा और भी मोमेंटम था, मतलब और भी तुम दो चार स्टेप जाते, लेकिन मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स देके, मैं तुम पे फोर्स अप्लाई करके मैंने तुमको जबरदस्ती एक जगह पे रोक दिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इम्पल्स, इसको बोलते हैं इम्पल्स। मतलब मोमेंटम को रोकने के लिए, ठीक है, या फिर उसको चेंज कर, मोमेंटम को रोकने या फिर उसमें कुछ चेंज लाने के लिए, ठीक है, मैंने तुमको क्या किया, बाहर से एक फोर्स देके तुमको रिस्ट्रिक्ट किया, उसी को बोलते हैं इम्पल्स। आप बोलोगे भैया कुछ अच्छा एग्जाम्पल दो ना, मैं बताता हूँ। मैं बोलूँगा चांटा मारना, किसी को क्या करना? चांटा मारना। आप बोलोगे भैया चांटा मारना कैसे इम्पल्स का ये है? अभी क्या हुआ कि तुम अपना हाथ को किसी को, तुम अपने हाथ को जोर से क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो अपने हाथ को, अपने हाथ को तुमने क्या किया? जोर से, यहाँ पर तुम्हारा हाथ था, तुमने ऐसे यहाँ से जोर से मूव किया इस तरफ। मेरा जो गाल है वो तुम्हारे हाथ को क्या कर रहा है? रोक दिया, हाँ कि ना? चांटा मारने में क्या ही होता है कि आपने अपने हाथ को जोर से मूव कर रहे हो, किसी का गाल बीच में आके रुक गया, मतलब आपके हैंड के मूवमेंट को उसने रोक दिया, ठीक है, उसके गाल ने रोक दिया, तो तभी तो चांटा पड़ जाता है। चांटा तो तभी पड़ता है, ठीक है, कि तुम अपना हाथ को मूव कर रहे हो और उसने उसका जो गाल है वो आपको एक्सटर्नल फोर्स की तरह, ठीक है, ये देखो, अगर उसका गाल नहीं रहता तो आपका हाथ यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक आ जाता है, ठीक है, पूरा नीचे तक आ जाता, लेकिन जबकि उसका गाल बीच में आ गया, आपका वहीं पर रुक जाता है और वो क्या हो गया? चांटा मारना हो गया। तो जब भी आपके मोमेंटम को कोई एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आके अगर रोक दे, वही क्या हो गया? मेरा इम्पल्स। समझ में आया ये बात कि अभी कुछ भी जाना है? ठीक है, तो यही हो, चलिए, हाँ, तो यही है मोमेंटम। अच्छा चलो, यही है इम्पल्स, सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन को करना है। What I pick the correct statement मतलब ये थोड़ा गलना, डक्टिलिटी का मतलब पता है? डक्टिलिटी क्या होता है? मेल्टिंग है क्या नाम? मतलब कोई शेप में लाना। देखो, कोई किसी भी चीज को, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, या फिर डक्टाइल बोलो, डक्टिलिटी बोलो, डक्टाइल उसका एक नेचर है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसका सोचो कि कैसा भी वो शेप में रहे, उसको मैंने क्या कर दिया? गरम करके या फिर किसी भी तरीके से उसको लोहे से मार के मैंने उसको थीन, पतला पतला वायर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? वायर में, थीन वायर में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है, थीन वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जिसके पास, जिस मेटल के पास ऐसा प्रॉपर्टी हो कि उसको हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर पाएँ, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डक्टाइल मेटल, या फिर डक्टिलिटी है उसके पास, डक्टिलिटी। मतलब बोलिएगा भैया थोड़ा और हमको डिटेल में समझाने से और अच्छा होता।
और अच्छा होता है। समझ गया भैया। ठीक है खुशबू जी, और एक एग्जांपल देंगे तो अच्छा होगा क्या, कि इसी में समझ में? हाँ एक बार और समझा हाँ दें। हाँ हाँ भैया। ठीक है, हमको पता है ना कि और एक एग्जांपल चाहिए इसमें। देखिए बात ये हो रहा है कि मैं आपको खुशबू जी, मैं आपको बोला, सपोज करिए कैसा मैं दूँ हाँ, मैंने आपको एक कांच दे दिया, कांच कांच ठीक है, कांच दे दिया। मैंने आपको कांच दे के बोला खुशबू जी मेरे को ना इसको थोड़ा सा गर्म करके मार पीट के, ठीक है, क्या कि एक कांच का टुकड़ा आपका इतना बड़ा था, सोचिए थोड़ा मोटा था, मोटा ऐसे, एक थोड़ा मोटा था ऐसे वाला। मैंने आपको एक कांच कांच का एक टुकड़ा दिया। मैंने बोला कि खुशबू जी मेरे को ना इसको गरम करके या फिर मार कर, इस पर हथौड़ा मार कर, जैसे भी करके मेरे को इसको ऐसे पतला पतला वायर में मेरे को कन्वर्ट करके दे दीजिए। आप क्या कन्वर्ट करके दे पाइएगा मुझको? नहीं। नहीं दे पाइएगा। क्यों नहीं दे पाइएगा? क्योंकि मैं इसको अगर कुछ करने जाऊँ तो ये ऐसे टूट जाएगा, हाँ कि नहीं? पर ये कभी ऐसे पतला पतला वायर में कन्वर्ट मतलब शेप में नहीं होगा। वहीं पर मैं आपको बोलूँ कि चलिए भैया मैं आपको गोल्ड दे देता हूँ, सोना। मैं बोला कि अब खुशबू जी इस सोना हम लोग देते हैं, वो बिस्कुट के शेप में पाया जाता है, बहुत सारे शेप में पाया जाता है। हाँ। मैं उसको बोला कि खुशबू जी मेरे को ना ये वाला पतला पतला वायर के शेप में ऐसे कर दीजिए, तो आप क्या कर पाइएगा? हाँ। कर पाइएगा। क्योंकि तो दोनों में तब अंतर क्या है? क्या ऐसा चीज है जो उसको ये करने पे वो ऐसा नहीं बन पाता और ये सोना ऐसा बन जाता है? वो मेटल है। हाँ, उसका ये क्वालिटी है, उसका ये क्वालिटी है, ठीक है, उसका अंदर का ये क्वालिटी है कि वो मेटल ऐसा है कि उसको हम लोग गर्म करके हथौड़ा मार के किसी भी तरीके से हम लोग उसको पतला पतला चीज में, और इसको और आप लंबा भी करने बोलिएगा ना, लंबा भी करने बोलिएगा तो आप करके हमको दे दीजिएगा। हम आपको बोलेंगे भाई मेरे को इसको 10 मीटर का बना दो, आप उसको टान टान के वो भी कर दीजिएगा। लेकिन इस कांच के टुकड़े को मैं बोलूँगा 10 मीटर का बना दो, आप बोलोगे नहीं होगा, इसको कुछ करने जाएंगे तो टूट जाएगा। तो ये उसका नेचर है। अब समझ में आया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ अंदर ही अंदर? हाँ, हाँ। तो यही वाला चीज होता है जिसको डक्टिलिटी बोला जाता है। तो बोल रहा है क्या सारा जितना भी मेटल है वो क्या डक्टाइल होता है? एक बात, हाँ। ये वाला बात बिल्कुल ही सही है कि सारा जो मेटल होता है वो क्या होता है? डक्टाइल होता है। होता है? नहीं सारा तो नहीं होगा। अरे सारा कहाँ से होगा? हाँ, सारा नहीं होगा। तो क्या क्या होगा? तो क्या क्या नहीं होगा? देखो मैं सारा का सारा बात बोलूंगा तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जनरली मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। हो सकता है कुछ एक दो एक्सेप्शन ऐसे हैं जो कि नहीं होगा, ठीक है, जो कि नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटी जितना भी मेटल है वो होता है, वो डक्टाइल होता है। तो ये जो नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑल मेटल डक्टाइल नहीं, पूरा मेटल नहीं होता, कोई कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं जो कि आपका क्या होता है? डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है, डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं चलूं तो कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे मरकरी, ठीक है, मरकरी क्या होता है? डक्टाइल नहीं होता, लेकिन ये क्या है? ये एक मेटल है, मरकरी एक मेटल है लेकिन ये डक्टाइल नहीं होता। जिंक क्या होता है? जिंक एक मेटल है लेकिन ये भी डक्टाइल नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि डक्टाइल नहीं होते, सारे मेटल डक्टाइल नहीं होते, लेकिन जनरली होते हैं। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो जनरली डक्टाइल होते हैं, लोहा हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे भी मेटल है और वो डक्टाइल है, ठीक है। बोल रहा है सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, सारे जितने भी हैं उनमें कोई डक्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहता नॉन मेटल में। तो नंबर 4 जो है वो गलत है, नंबर 3 सही है, नंबर 2 भी ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल नहीं, ये भी गलत है। मैंने जैसे कि बोल दिया कि वो डक्टाइल नहीं होते, और 1 नंबर भी क्या है? गलत है। तो सिर्फ इसका 3 नंबर ही सही है, बाकी तीनों का तीनों गलत है, ठीक है। मैंने सबका एग्जाम्पल भी दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड।
किस प्रोसेस से कंडेंसेशन किस प्रोसेस से ये तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है वाटर वेपर जो होता है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है पता है किसी को? बारिश होना क्या सर? हाँ, हाँ प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? एगो प्रेसिपिटेशन को एग्जांपल है, मतलब प्रेसिपिटेशन वो होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर सोचो कि पानी में सॉल्यूबल हो या फिर कहीं पर भी हो, हवा में हो, पानी में हो, कहीं पर भी हो, वो अगर उसमें के कुछ भारी भारी अंश जो भी वे माने जिसका जो थोड़ा भारी होता है वो लोग क्या होता है, वो लोग आपका नीचे आके जम जाता है, हाँ कि नहीं? नीचे आके जम जाता है। तो जो भारी अंश होता है वो नीचे आके जम जाता है, ऐसे को उस जमने वो जो जम जाता है ना वही होता है मेरा क्या? प्रेसिपिटेशन। इसी को जमना को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, इस जमना को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो दोनों में ये आ गया। चलिए तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड का जो पचना ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है? माउथ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा ये का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्यू टू। ये है क्या दिया? ठीक है, मुझे नहीं पता है। अच्छा इसका बता देता हूँ। हार्डनेस ऑफ द वाटर होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे हमको पता लगेगा कि वो हार्ड है कि नहीं? हार्डनेस ऑफ वाटर ये वाला हम लोग पहले भी हार्डनेस ऑफ वाटर ये कैसे होता है और हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाटर भाई हार्ड है, कौन सा वाटर हार्ड नहीं है? देखो, जिसमें आप अगर डिटर्जेंट पाउडर घोलो, पानी को लो, पानी में डिटर्जेंट पाउडर घोलो, डिटर्जेंट पाउडर या फिर साबुन, अगर उसमें इजीली झाग बन जाता है, अगर उसमें इजीली बन जाता है तो क्या है? सॉफ्ट वाटर है। और उसमें अगर इजीली झाग नहीं बनता, बहुत मेहनत लग रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब बात आता है भैया तो ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका ऐसा बता दीजिए हमको, कारण बताएंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है, तो जो कारण होता है, पहले तो बता दूं, हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरीके का होता है। एक होता है क्या? टेम्पोररी। और एक होता है क्या? परमानेंट। बोलेगा हाँ ये तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, टेम्पोररी होता है, परमानेंट होता है। टेम्पोररी किस तरीके से होता है? ये होता है पानी में अगर बाइकार्बोनेट मिनरल रहे। क्या रहे? बाइकार्बोनेट। ये क्या डाल दिए, क्या बाइकार्बोनेट? जैसे हम लोग अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, CaCO3, CaCO2, ये जो कार्बोनेट मेटल्स, ये जो कार्बोनेट है मेरे, ठीक है, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें अगर पानी में रहे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जो भी बाइकार्बोनेट वाला चीज़ रहेगा, वैसे में पानी क्या होगा? टेम्पोररी ये होगा, मतलब हार्ड होगा। मतलब पहले तो हार्ड रहेगा, फिर बाद में उसका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे रिमूव किया जा सकता है? अगर आपका पानी टेम्पोररी अगर आपका हार्ड हुआ है तो आप इसको सिंपली क्या करो? बॉयल करो। बॉयल करने से उस पानी का जो हार्डनेस है वो आपका निकल जाएगा। आप बोलोगे भैया वो समझ में कैसे आएगा कि भैया उसमें कार्बोनेट है? ठीक है, कभी ऐसा देखे होगे जिसमें आप लोग पानी वानी गर्म करते हो, ठीक है, जिस हंडी में, कभी देखे उस हंडी में कभी मतलब छोटा छोटा काला काला जैसा ये भी पड़ जाता है, या फिर थोड़ा खुरदरा टाइप का हो जाता है वो हंडी। ऐसा फील किए हो कभी? हाँ, कभी देखे हो लड़की लोग? तो ये क्यों होता है? ये आपका उसी के वजह से होता है, ये बाइकार्बोनेट की वजह से होता है।
ठीक है, जिसके वजह से वो उसको भी खा जाता है धीरे धीरे। तो इसको हम करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इजीली, अगर उस पानी को अगर आप बॉयल कर दो तो उसके अंदर का जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक होता है परमानेंट होता है। परमानेंट कब हो जाता है पानी का हार्डनेस और परमानेंट की, अगर उस पानी में क्लोराइड्स हो, क्या हो, क्लोराइड्स हो, नाइट्रेट्स हो, मतलब ऐसे के लिए अभी के लिए समझ के यही रखें, अगर डीप में किसी को जाना नहीं है तो उसमें अगर सपोज करिए क्लोरीन का मात्रा हो ज़्यादा हो, माने नाइट्रेट्स माने नाइट्रोजन का अगर उसमें कुछ मिश्रण हो, या फिर उसके बाद क्या है नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मतलब आपका जो बोलते नहीं है कैल्शियम सल्फेट, ऐसा बोलते नहीं है CaSO4, अभी मैंने आपको तब बताया था जिप्सम फिप्सम में होता है। ठीक है, तो CaSO4 नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, जो थोड़ा साइंस को अच्छे से जानते हैं वो इजीली पकड़ लेगा, लेकिन इन सब डीप कॉन्सेप्ट इसीलिए अभी याद करना ही अब आपके लिए अभी सही होगा। नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम हो अगर उसमें, और क्या हो, मैग्नीशियम हो, तो परमानेंट वाटर में परमानेंट, अगर वाटर को हार्डनेस करना है तो उसमें क्या किन किन चीज़ों की और क्या क्या चीज़ रहने से वो परमानेंट हार्डनेस पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोराइड्स अगर रहा, नाइट्रेट एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम रहा, या फिर मैग्नीशियम रहा, ये तीन चार चीज़ अगर रहा पानी में तो पानी परमानेंट क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे भैया कि तो भैया ये तो परमानेंट हार्ड हो गया, क्या इससे हम लोग कोई ऐसा तो उपाय होगा कि इसको भी हम लोग हटा सके। हम बोले कि हाँ है, इसका भी है, लेकिन वो बहुत कठिन है। ठीक है, वो बहुत कठिन है। बोले क्या है, इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं पर बहुत कठिन है। 2 प्रोसेस होता है, खाली प्रोसेस का नाम याद करके रख लीजिए। एक होता है क्या, जियोलाइट प्रोसेस, एक क्या होता है जियोलाइट प्रोसेस, और एक क्या होता है लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, 2 ऐसे प्रोसेस हैं जिसको हम करने से पानी का हार्डनेस को भी, जो परमानेंट हार्डनेस भी रहा तो हम उसको रिमूव कर पाएंगे। लेकिन अगर टेम्पोररी हार्डनेस रहा तो भैया हम कुछ नहीं, इजीली उसको अगर बॉयल कर दिए तो ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक? क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आप बताइए मेरे को। ऑप्शन सी, सल्फेट एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है द pH ऑफ अ लिक्विड वाज फाउंड टू बी 7। ठीक है, वाटर वाटर तो पीस करेंगे। वाटर का pH 7 होता है। ठीक है, अच्छा अगर पूछूं, अगर pH सोचिए कि 7 से अगर कम रहा तो उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो pH के बारे में हम लोग जान लेते हैं। pH अगर पूरा 7 रहा तो मतलब ये क्या है, 0, मतलब न्यूट्रल, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। ठीक है, 2 टाइप का ही pH में हम 2 टाइप की चीज़ को देखते हैं। क्या, एक तो एसिडिक, मतलब उसमें एसिड नेचर है कि नहीं, या फिर दूसरा बेसिक, मतलब उसमें बेस का नेचर है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इतना याद रखिए, अगर पूरा 7 रहा तो उसमें दोनों में से किसी का नेचर नहीं, वो पूरा न्यूट्रल है। अगर 7 से कम रहा अगर 7 से, तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, और अगर 7 से ज़्यादा रहा तो उसको बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाटर में वो तो ना खट्टा होता है ना ये होता है, तो ये बेसिक। चलिए, ना ही खट्टा होता है ना ही सॉल्टी टाइप का होता है। जो बेसिक होता है ना वो थोड़ा सॉल्टी टाइप का होता है। ठीक है, और जो एसिड होता है वो खट्टा टाइप का होता है। कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिए हो तुम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कभी मत पीना। अच्छा, हाँ, उसको अगर मैं पूछूं कि वो अभी खाने में कैसा होता है तो खा के मत बता देना किसी को, आंख बंद करके बोल देना कि हाँ वो खट्टा ही होता है, क्योंकि एसिड हमेशा खट्टा, वो मर उसका पूरा जला देगा। हाँ, नहीं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर जो मिलता है ना, हम लोग के दुकान ये में, वो वाला हमारा क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, और एक होता है H2SO4 होता है, मैंने HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब, लेकिन अभी हम लोग का जो बोतल में मिलता है हम लोग को,
उसमें पानी का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एसिड का मात्रा कम होता है। ठीक है, एसिड का मात्रा कम रखा जाता है, पानी की मात्रा को ज़्यादा रखा जाता है। और ये सब तुम्हारा टॉयलेट वॉयलेट ये सब साफ करने के यूज में आता है। तो फिर भी ये सब को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, सबसे दूरी, वरना हाथ पाँव कुछ भी जला देगा। स्ट्रॉन्ग तो होता है भाई एसिड। फेनॉल का मेरे को ये चाहिए, फेनॉल का मेरे को केमिकल फॉर्मूला चाहिए। लास्ट वाला होगा, क्या होगा बताइए। हमको नहीं पता, बट तो देख के लग रहा है लास्ट वाला हो सकता है। अच्छा, देख के लग रहा है। उत्तम भाई तेरे को क्या लग रहा है? हाँ, C4H6OH? नहीं नहीं, बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा C6H5OH। ये जो बोल दिया गया है C4H5, ये जो लास्ट वाला था, ठीक है, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, जो सेकंड वाला है C2H5OH, C2H5OH उसको बोलते हैं इथानॉल। या फिर इथानॉल का और एक नाम क्या है बोले थे? इथानॉल का और एक नाम क्या है बताइए? हाँ वेरी गुड, इथाइल अल्कोहल। तो इस हाँ लिखे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं है, वो उनके पास, इन लोग के पास होगा, खुशबू लोग के पास होगा। ठीक है ठीक है, अरे ग्रुप में बोलना तो कोई ना कोई तो छोड़ ही देगा, जो एग्जाम में जो इसको क्लास किया था। तो इसका हम लोग का क्या होता है, C2H5OH। अब अभी तो उसका बस दूसरा नाम जाने हैं, अब से केमिकल फॉर्मूला को भी याद रखना, C2H5OH। फेनॉल का क्या होता है बोले? फेनॉल का क्या होता है? फेनॉल का होता है C6H5OH। ठीक है, C6H5OH हो गया फेनॉल का, C2H5OH हो गया इथेनॉल का। तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अरे बाप रे, ये सब तो एक एक चीज। अच्छा, ऑप्शन ए बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं हम लोग थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा चले, थोड़ा 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 इसको थोड़ा डिटेल में बोल देने से सुविधा होगा ना। चलिए तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में बोल देंगे तो सबका सुविधा हो जाएगा। वही करते हैं, थोड़ा इसको लाते हैं यहाँ पे। तो लाने से मेरे को आँख के सामने दिखेगा, मैं इसको अच्छे से ये करते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा आपके सामने ला दिया तो ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ एक चीज़। कल या फिर परसों शायद हम लोग जब जीके में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल के आया था, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल के आया था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम जब बोल रहे थे, वो हम बोले थे कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि क्या करता है, ग्रो करता है, जो कि क्या करता है, ग्रो करता है। और मतलब जैसे कि आपका कोई भी फूल या पत्ती के एकदम निचले भाग पे देखिएगा, जहाँ पे भी फूल का जन्म होना रहेगा, मतलब अभी तक फूल बना नहीं है, वो कली छोटा छोटा खिला ही हुआ है वहाँ पे, ठीक है। कोई तना ऐसा देखिएगा, तना लेकिन पूरा भी ये नहीं है, तना के एकदम ऊपर वाला पार्ट में देखिएगा, उसका पार्ट थोड़ा हरा हरा टाइप का रहेगा। मतलब ये उसको देख के क्या फील होता है कि भाई ये तना अभी और बड़ा होगा और ग्रो करेगा। ऐसा देखें आप लोग, ऐसा आप लोग देखे हैं, ठीक है, देखें। तो वैसा जगह पर जब आपको देख के लगे कि भाई ये अभी भी कच्चा टाइप का लग रहा है, पूरा पेड़ जैसा नहीं लग रहा है, तो पूरा पेड़ जैसा दिखने के लिए, मतलब जहाँ पे आपको पूरा एकदम सोचिए काला एकदम छाल जम गया, वो वाला हो गया कि आपको लगेगा वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे अभी भी हरा हरा चीज़ दिख रहा है, सफ़ेद एकदम टीप पे दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि यहाँ से भाई ये वाला और भी ग्रो करेगा। तो ग्रो करता कैसे है, ग्रो होगा कैसे? जब उसके अंदर जो सेल है, उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो सेल है, वो सेल जब तक डिवाइड नहीं करेगा तब तक वो बड़ा नहीं होगा। अरे भाई आदमी बड़ा होता कैसे है, हम लोग के अंदर ग्रो होता कैसे है? जो ये बड़ा सेल था, ये अब क्या हुआ, इसके अंदर टूट के ये अब 2 सेल में बढ़ गया, फिर ये एक सेल, ये भी 2 सेल में बढ़ गया, ठीक है, ये एक सेल। तो तभी ये जब डिवाइड करता है तभी तो उसके अंदर ग्रो आता है, वो और बड़ा होता है।
डिवाइड नहीं करेगा तो ग्रो ही नहीं करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसा सेल होता है जो कि जिसमें अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और इसीलिए वो क्या करता है, ग्रो करता है। तो वो हो गया मेरिस्टेमेटिक सेल। अब क्या होता है, एक होता है परमानेंट, मतलब परमानेंट टिश्यू बोलिए या सेल से बनकर ही सेलों से ही टिश्यू बनता है। एक होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जहां पर इसका ठीक उल्टा, जहां पर आपको लगे कि भाई ये वाला चीज और ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, जहां पे आपको क्या लगे कि भाई ये वाला चीज और ग्रो नहीं करेगा, तो वैसे को क्या हो गया, ग्रो नहीं करेगा, तो वो हो गया आप लोग का परमानेंट टिश्यू। ठीक है, वो हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। अब हमको बताइए क्या पहले वाला आंसर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि भाई आप तो भैया बोले हैं कि परमानेंट टिश्यू तो ग्रो नहीं करता। यहाँ पे तो मेरिस्टेम ये वाला वर्ड आ गया है, मतलब ये तो ग्रो करने वाला है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, कोलेन काइमा क्या होता है भाई? कोलेन काइमा एक ऐसा चीज होता है, इसमें लेकिन ये आपका ये नहीं करता, ग्रो नहीं करता। कोलेन काइमा आपका क्या होता है, ग्रो नहीं करता। ये आपका परमानेंट टिश्यू ही है। कोलेन काइमा एक परमानेंट टिश्यू ही है। और ये क्या होता है, ये आपको किसमें हेल्प करता है, जब भी ये आपको सपोर्ट देता है प्लांट को ये करने के लिए, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मतलब आप बोलेगा भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या होता है मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए ये एक पेड़ है, इसका बहुत सारा तना ऐसे निकला हुआ है, बहुत सारा ये है, इस तरह करके है। मैं बोला कि कोलेन काइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बोले मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है? अरे भैया मैकेनिकल सपोर्ट मतलब होता है जब कोई आंधी तूफान कुछ भी आता है तो भाई ये पेड़ क्या होता है, हिलता डुलता रहता है, हाँ कि ना। अब जब हिलता डुलता रहता है तो ये पेड़ तो कभी भी गिर जा सकता है, ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। ठीक है, तो अरे भाई गिरने से मेरे को बचाना तो पड़ेगा, हिलना डुलना को ही तो मैकेनिकल काम कहते हैं। कल ही तो मैंने समझाया था, उसी दिन तो मैंने बोला था कि जो जिसमें भी हिलने डुलने वाला प्रोसेस हो रहा है वही सब तो मैकेनिकल काम है। तो कोई आंधी तूफान हवा आया तो ये पेड़ तो हिलेगा डुलेगा, मतलब इसमें मैकेनिकल काम होगा। अगर कोलेन काइमा या फिर परमानेंट टिश्यू ये अगर ना हो तो क्या होगा, अगर सोचो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कमजोर होता है, देखना होता है एकदम भाई हरा, एकदम सादा, एकदम कमजोर होता है, उसको आराम से तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, वो आपका सॉलिड होता है। तो जो छाल वाल देखते हैं ना आप लोग, छाल देखते हैं पेड़ का छाल कितना सॉलिड होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन आपका किससे बना होता है, परमानेंट टिश्यू से। हेलो भैया, हाँ बोलो। बोल रहे हमको निकालना होगा ध्यान नेक्स्ट करने के बाद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे, ये वाला हम लास्ट समझा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। तो परमानेंट जो टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ को वो सपोर्ट दे दिया कि मतलब जितना भी आंधी तूफान आए मैं तो एकदम सॉलिड हूँ भाई, मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए परमानेंट टिश्यू का यहाँ पे ये होता है। अब क्या होता है, परमानेंट टिश्यू में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अभी मैं उतना डिटेल में जाऊँगा नहीं। कैम्बियम भी आपका मेरिस्टेमेटिक, ये भी आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही होता है कैम्बियम। ठीक है, ये भी आपका ये नहीं होता, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं होता, ये एक टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जाइलम क्या होता है, परमानेंट ही होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको जो पेड़ का जो ये निचला इस पोर्शन में ना, वो सारे जितने दिखते हैं वो सारे जाइलम है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। और जो कोलेन काइमा होता है ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोलेन काइमा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी का हम लोग कल भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को मिल जाएगा जो क्लास नहीं किया है। ठीक है, चलिए, ठीक है भैया, धन्यवाद सबको, धन्यवाद।